नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले सीधे रुख एक बार सुर्खियों की तरफ। उपराष्ट्रपति आज भारतीय गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का करेंगे उद्घाटन। भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है अभियान का उद्देश्य। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय फिर से एक्शन मोड में। ईडी ने राशन घोटाले में आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के घर अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में आज फिर की छापेमारी। अयोध्या धाम में अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने किए अपने रामलला के दर्शन। जय श्री राम के जयकारों से गुंजायमान अवधपुरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती। मरणोपरांत भारत रत्न से किया जाएगा अलंकृत। प्रधानमंत्री ने लेख लिख कहा, हमारी सरकार कर्पूरी बाबू से प्रेरणा लेकर कर रही है कार्य। भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। और उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर जारी। मौसम विभाग ने कहा, अभी राहत मिलने के आसार नहीं। रेल और हवाई यातायात प्रभावित। खेल की खबरों में भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। पुरुष युगल के रोमांचक क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना की जोड़ी को 6-4, 7-6 के अंतर से हराया। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन करेंगे। एक वर्ष तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से हर नागरिक को विभिन्न माध्यमों से इसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा और ये उन्हें देश की लोकतांत्रिक यात्रा में सार्थक रूप से योगदान करने में सशक्त बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान न्याय सेतु का शुभारंभ किया जाएगा, जो एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य आखिरी सिरे तक कानूनी सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना और विस्तारित करना है। इस कार्यक्रम के दौरान न्याय तक पहुंच पर योजना उपलब्धि पुस्तिका नवोन्मेषी समाधान से युक्त दिशा का भी विमोचन किया जाएगा। बात अयोध्या धाम की, जहां श्री राम मंदिर लोगों के लिए खुलने के बाद अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने वहां दर्शन किए हैं। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अवधपुरी राममय है। देश विदेश से भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रद्धालु अपने रामलला की एक झलक पाने के लिए व्याकुल हैं। जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान अवधपुरी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का हवाई सर्वेक्षण किया। अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों से अपील की है कि वे कुछ दिन बाद अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। भीड़ लगातार है और उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्यवस्थित रूप से लोग कतारबद्ध होकर के आएंगे, दर्शन कराएंगे। आपके माध्यम से अपील है, जो वृद्ध है, अशक्त हैं या शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, वो अभी 2 हफ्ते बाद अपना पूरा कार्यक्रम को कर लें। तब तक ये जो हमारे युवा उत्साही लोग हैं, ये अपने दर्शन करते रहेंगे। भीषण सर्दी को देखते हुए भी हमारा सभी से ये अनुरोध है। रामलला विराजमान हो गए हैं। साथ ही श्री राम मंदिर में रामलला की पूजा का विधान तय हो गया है। मंदिर में दर्शन के समय और भोग आरती के बारे में राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी महाराज, उनसे खास बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज जी हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पर। रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी इतिहास में दर्ज हो गई। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो क्या पूरा कार्यक्रम हुआ संक्षेप में? जब पूरा कर्म जो होता है अनुष्ठान इसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया गया और स्वयं प्रधानमंत्री जी अपना व्रत रखे थे, जो जजमान के रूप में रहे। उसके बाद यहाँ जजमान जो रहे उसको भी अपना व्रत रखे थे और जो
हमारे देवी देवताओं के लिए, दिक्पालों के लिए सभी जगह का शांति का पाठ रहा, आहुति होती रही, मंगलाचरण होता रहा। ये सारे कार्य जो हैं वो ये 16 से लेकर के और 22 तक चले और 22 में समाप्त हो गया और प्राण प्रतिष्ठा हो गई, रामलला विराजमान हो गए। 23 जनवरी से मंदिर खोल दिया गया आम जनों के लिए। सुबह से हम देख रहे हैं कि भारी भीड़ है। अब क्या नई प्रक्रिया रहेगी कि दिन में कितनी बार पूजा होगी, कब कब खुलेगा मंदिर? जितनी होगी होती, 5 प्रकार की आरतियाँ, पूजा जितना है, भोग जितना लगना सब लगता रहेगा। उसमें कोई हाँ समय कम लगेगा तो थोड़े में ही उसको लेकिन जो प्रक्रिया है सब होती रहेगी। और रामलला के लिए जो भोग का है, जो आरती है 5 प्रकार की, वो सब होगी। सब कुछ विधिवत चलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। तो वो थोड़ा वो कौन कौन सी आरती है आरती है, मंगला आरती है, सिंगार आरती है, भोग आरती है और संध्या आरती है और शयन आरती है, ये 5 आरतियां हैं। और अगर भोग की बात करें, जो आप कह रहे थे कि भोग सब चीज होता है। रबड़ी का भोग लगता है, पेड़ा का भोग लगता है, पंचमेवा का भोग लगता है, उसके बाद खीर का भोग लगता है, पूड़ी का, सब्जी का, दाल का, चावल का और रोटी का, सब चीज का भोग लगता है। जैसे बालक रूप में भगवान हैं, उसी प्रकार उनके भोग का भी व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है। हमने देखा कि 7 बजे से 11 बजे तक, उसके बाद 2:30 बजे से 7 बजे तक ये दर्शन हो रहा है, लेकिन बहुत भीड़ हो रही है। तो क्या इसमें भी कोई बदलाव की बात है या फिर? कोई बदलाव नहीं है। आज भक्तों के उत्साह को देख करके जो छुट्टी किया जाता, शयन किया जाता, 12 बजे से छोड़ दिया गया और 7 बजे से 6:30 बजे से जो प्रारंभ हुआ दर्शन, वो अभी तक लगातार चलता है और चल रहा है और चलेगा ये रात 9 बजे तक। क्या ये रोज इस तरह रहेगा या आगे क्या व्यवस्था रहेगी? क्योंकि देख करके यदि ऐसे रहें, कल भी रहेंगे तो चलेगा, और नहीं तो विश्राम की जो समय है वो 12 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे के बाद फिर खुलेगा और उसके बाद में पूरा लगातार 9 बजे तक चलता रहेगा। मतलब हम आगे से माने कि 7 बजे की जगह 9 बजे तक लोग दर्शन कर पाएंगे या फिर 7 बजे? 7 बजे से शुरू होगा सुबह और 5 बजे भोग 12 बजे भोग लगता है, तो 12 बजे जो नहीं रहेंगे तो शयन हो जाएगा 2 घंटे तक, उसके बाद फिर 2 बजे से चलेगा और 9 बजे तक चलेगा। हमने देखा कि सुबह से ही भारी दर्शनार्थियों की भीड़ देखने को मिल रही है, भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, और उसके चलते जो बीच में एक समय के लिए दर्शन बंद किया जाता है उसमें भी एक तरह से कटौती की गई और जरूरत पड़ी तो लगातार ये कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त है वो रामलला के दर्शन कर सकें, और इस बात की पूरी तैयारी की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, अयोध्या। तो अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा संप्रदाय है जो सबसे बड़ा राम भक्त कहलाता है। ये संप्रदाय अपने पूरे शरीर पर राम नाम गुदवाता है और सबको रामराज का संदेश देता है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये बेहद खास रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई। लगभग 500 वर्षों से अधिक का इंतजार खत्म हो गया। रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गए। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ में राम नामी ऐसा संप्रदाय है जो अपने शरीर पर राम नाम का गोदना कराता है। राम इनके रग रग में समाये हैं। भगवान राम की भक्ति में दिन रात लीन रहने वाले छत्तीसगढ़ के रामनामी अपने शरीर को ही मंदिर मानते हैं। वो अपने शरीर पर राम नाम गोदवा कर सबको राम राज का संदेश देते हैं, समरसता का संदेश देते हैं। राज्य के सत्ती जिले के जैजेपुर में इन दिनों रामनामी मेला चल रहा है। इस मेले में आए गुलाराम रामनामी ने बताया कि लगभग 150 साल पहले ही उनके पूर्वजों ने बता दिया था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शुक्ल पक्ष की एकादशी से त्रयोदशी के बीच होगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। रामलला राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय के लोग अपने शरीर को ही मंदिर मानते हैं। सुबह हो शाम हो इनके रग रग में समाये हैं, राम राम ही कह रहे हैं। सोमेश पटेल, DD न्यूज, रायपुर।
रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। बात करते हैं ईडी की टीम की, जो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिस टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर रेड के दौरान ईडी की टीम पर हमला किया गया, उस घर पर एक बार फिर जांच एजेंसी की टीम ने छापेमारी की। इस बार ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची। उनके साथ सीआरपीएफ की एक कंपनी भी है। 24 गाड़ियों में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी मदद के लिए मौके पर मौजूद है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी। प्रसन्नजीत, अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो सुई सीधे आकर रुकती है शाहजहां शेख पर, जिनका जो सियासी करियर है एक प्रभावशाली नेता के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन इस आरोप के अलावा हत्या के मामले में भी उनका नाम कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। देखिए आंचल, बंगाल की दुर्दशा की बात देखिए। आप पूरे देश से रामलला की खबर दिखा रहे थे, वहां से सीधा शेख शाहजहां जो क्रिमिनल है वो बंगाल की स्टोरी है। तो ये दुर्दशा आप समझ लीजिए। और ये शेख शाहजहां के खिलाफ सिर्फ रेशन घोटाला नहीं, जिसमें 20-22 हजार की घोटाला की बात कहला जा रहा है, इसके खिलाफ हत्या की मामला भी है। और जो पूरी तरह से सुरक्षित है, बताया जा रहा है कि बंगाल पुलिस और जो सरकारी शासक दल है तृणमूल कांग्रेस की निगरानी में किसी जगह पे छिपा के उनको रखा गया है पिछले 19 दिनों से। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लिए या किसी तरह से इस तरह की जांच एजेंसियों के लिए एक संप्रभुता की बात थी। और ये एक साबित करना जरूरी था कि बंगाल में भी ईडी जैसे जांच एजेंसियों को चाहे जितना भी आप इस तरह से हमला करके निकाल दे, भगा दे, लेकिन उनको उनका ये हिम्मत है, उनको ये करना है, ये तलाशी जारी रखना है। और इसको साबित करने के लिए चाहे इसमें कितना कुछ उनको सबूत मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके बारे में तो हमें पता नहीं है, लेकिन बंगाल में शासन कायम करने के लिए ये रेड जरूरी था, ये लोगों का कहना है। आंचल, प्रसन्न जी, 2-3 चीज़ें आपसे समझना चाहूँगी जिससे अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें भी बहुत हैरानी हो रही है। पहली बात ये कि कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्देश था कि तृणमूल कांग्रेस के नेता जो हैं वो उनके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। उसके बावजूद जब आज ईडी पहुंची तो पुलिस से कम 40 मिनट से ज़्यादा बहस उन्हें करनी पड़ी। साथ ही साथ जो राज्यपाल हैं वो भी ये सख्त अल्टीमेटम दे चुके हैं कि इस दिशा में कानूनी तौर पर जो कार्रवाई की जा रही है उसका पालन किया जाए। लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार कोई भी एक्शन ना लेते हुए। आंचल, देखिए, तानाशाही का एक हद होनी चाहिए, लेकिन जो बंगाल में है नहीं। एक फुटेज हमने भेजा है, हमें पता नहीं है कि वो फुटेज हम दिखा रहा है कि नहीं। एक बंगाल पुलिस की कोई अधिकारी जो अपने सीने पर कैमरा लगा के घूम रहे हैं। मतलब इसका कितना दूर तक इजाजत है मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ पे ईडी का क्या कार्रवाई है, वहां पे सीआरपीएफ का क्या कार्रवाई है। इसको रिकॉर्ड करने के लिए वो अपने सीने पे कैमरा लगा के घूम रहे हैं। तो स्थिति ऐसा बन चुके हैं कि जहां पे महामहिम ने पूरी तरह से डीजीपी और होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को आगाह कर दिया है कि इस आदमी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जहां पे अदालत ने बोल दिया है कि इस आदमी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जहां पे पूरे बंगाल के लोग अभी इंतजार में है कि किस तरह से एक आदमी 19 दिन से, अगर इस तरह के आदमी 19 दिन से छिप कर रह सकते हैं तो मतलब पुलिस का क्या जरूरत है बंगाल में। ये सवाल जब लोगों की मन में आने लगे हैं तब ईडी का ये तलाशी काफी जरूरी था, लोगों का हौसला वापस लाने के लिए, जांच एजेंसियों का हौसला वापस लाने के लिए, और कम से कम अदालत और महामहिम की जो सोच है उस सोच को एक जमीनी स्तर पर लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ ये कार्रवाई करना जरूरी है, चाहे जितना भी आप शेख शाहजहां को छिपा के रखे या प्रोटेक्शन दे के रखे। आंचल, बिल्कुल, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा प्रसन्नजीत। हम आगे भी आपसे इस पूरी खबर पर जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा, अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा।
फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है, जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनपीएस में सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज़ को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज़ को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने घूसखोरी के आरोप में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के तत्कालीन उप मुख्य अभियंता और एक निजी कंपनी सहित 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने असम, त्रिपुरा, मणिपुर और दिल्ली में 16 जगहों पर आरोपियों के परिसरों पर तलाशी ली। इस तलाशी में मामले से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। आरोप है कि उपरोक्त रेलवे अधिकारियों ने निजी कंपनी से उनके अनुबंध बिलों को सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए प्रतिफल के तौर पर अपने रिश्तेदारों और परिचित व्यक्तियों के बैंक खातों में अनुचित लाभ प्राप्त किया। सीबीआई के इस मामले में अभी जांच जारी है। असम पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ हिंसा में शामिल होने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा कि कांग्रेस सदस्यों द्वारा हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमले के अनियंत्रित कृत्यों के संदर्भ में राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेने वाले कांग्रेस नेताओं और समर्थकों को गुवाहाटी के मुख्य मार्गों पर प्रवेश करने से रोकने के लिए राजमार्ग पर अवरोधक लगाए गए। कांग्रेस समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और बैरिकेड तोड़ दिए। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ भी उनकी झड़प हो गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा भारत संयुक्त राष्ट्र संबंधों को मजबूत बनाने और भारत की प्राथमिकताओं तथा वैश्विक चुनौतियों के बारे में आदान प्रदान करने का अवसर है। साथ ही डेनिस फ्रांसिस आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। यूएनजी अध्यक्ष आज भारतीय वैश्विक परिषद में बहुपक्षवाद और शांति, समृद्धि, प्रगति, संवैधानिकता पर व्याख्यान देंगे। डेनिस फ्रांसिस का मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है। वो वहां पर मुंबई आतंकी हमलों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्यक्रम में बहुपक्षवाद पर अपने विचार रखेंगे। डेनिस फ्रांसिस महाराष्ट्र में राजकीय अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने अपनी प्रेस रिलीज में जानकारी दी। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। कर्पूरी ठाकुर एक जाने माने समाजवादी नेता थे। कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता की वजह से उन्हें जन नायक की उपाधि दी गई है। साथ ही सामाजिक न्याय, समता और समानता को लेकर उनके योगदान को याद किया जाता रहा है। कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 में 2 जून
1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पिथौंजिया, जिसे अब कपूरी ग्राम कहा जाता है, उसमें हुआ। मैट्रिक पास करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े वो और उसके बाद समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके चलते उन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वो बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। 1967 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने राज्य में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। कर्पूरी ठाकुर 1971 में पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी का काम करना जो है उसे अनिवार्य बना दिया था। प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, और वह भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्मशती मना रहे हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक चैंपियन और समानता और सशक्तिकरण के समर्थक के रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है। दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि हम एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के लिए उनके मिशन को जारी रखने के लिए प्रेरित भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दैनिक समाचार पत्र में कर्पूरी ठाकुर के योगदान का जिक्र करते हुए एक लेख लिखा है। उन्होंने अपने लेख में कहा, सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी बाबू ने जो प्रयास किए उसमें करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने कई उपलब्धियों को हासिल किया और जीवन भर समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मन में रचा बसा था। प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर के योगदान का जिक्र करते हुए ये कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी की चुनावी यात्रा 1950 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में शुरू हुई और यहाँ से वह राज्य के सदन में ताकतवर नेता के रूप में उभरे। वह श्रमिक वर्ग, मजदूर, छोटे किसानों और युवाओं के संघर्ष की सशक्त आवाज बने। शिक्षा एक ऐसा विषय था जो कर्पूरी जी के हृदय के सबसे करीब था। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में गरीबों को शिक्षा मुहैया कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वे स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने के बहुत बड़े पैरोकार थे और गांवों और छोटे शहरों के लोगों में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो काम करते रहे और लोग उसमें सफलता की सीढ़ियां चढ़े, ऐसा उनका मानना था। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने आदर्शों के लिए कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिबद्धता ऐसी थी कि उस कालखंड में भी जब सबोर कांग्रेस का राज था, उन्होंने कांग्रेस विरोधी लाइन पर चलने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें काफ़ी पहले ही इस बात का अंदाज़ा था कि कांग्रेस अपने बुनियादी सिद्धांतों से भटक चुकी है। उन्होंने देश पर जबरन थोपे गए आपातकाल का पुरजोर विरोध किया। जेपी, डॉक्टर लोहिया और चरण सिंह जी जैसी विभूतियां भी उनसे काफ़ी प्रभावित थे। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में कहा कि हमारी सरकार निरंतर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरणा लेते हुए काम कर रही है। यह हमारी नीतियों और योजनाओं में भी दिखाई देता है, जिससे देश में सकारात्मक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम बालिकाओं की अदम्य भावना और उपलब्धियों को सलाम करते हैं। हम सभी क्षेत्रों में प्रत्येक बालिका की समृद्ध क्षमता को भी पहचानते हैं। वे परिवर्तन निर्माता हैं जो हमारे देश और समाज को बेहतर बनाती हैं। पिछले दशक में हमारी सरकार एक ऐसे राष्ट्र निर्माण के लिए कई प्रयास कर रही है जहां हर बालिका को सीखने, बढ़ने और कामयाब होने का अवसर मिले। आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में कहा, आध्यात्म, ज्ञान और शिक्षा की तपोभूमि उत्तर प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की
अनेकों अनेक शुभकामनाएं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश ने प्रगति की एक नई गाथा लिखी है, जिसमें राज्य सरकार के साथ जनता जनार्दन ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत की संकल्प यात्रा में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को प्रदेश के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की भूमि उत्तर प्रदेश की अयोध्या में रामलला के विराजमान होने से प्रदेश सहित समूचे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। प्रभु श्री राम से प्रदेश के चहुमुखी विकास और प्रदेशवासियों की उन्नति की कामना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर अपने संदेश में लिखा, उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रदेश के सभी भाइयों और बहनों को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की पावन धरती, ये प्रदेश असीम संभावनाओं और ऊर्जा से भरा है। हाल ही के वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ चुका है। हमारा ये प्रदेश और अधिक विकसित, समृद्ध और खुशहाल हो, यही मैं कामना करता हूँ। दिल्ली के लाल किला में आयोजित पराक्रम दिवस 2024 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कलाकार नरेश कुमावत ने नेताजी के अनेक रूपों को दिखाने का प्रयास किया। कैसे बनाई गई ये खास मूर्तियां, इस पर बात की है उनसे हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आपको सुनवाते हैं, आइए। लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। जिन्हें इन्हें बनाया है वो हैं कलाकार नरेश कुमावत जी। सर, किस तरह से आपने बनाया है? हमें ये मौका मिला है, आज पराक्रम दिवस है। पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए गैलरी शॉट ऑफ हमने क्रिएट किया, जिसमें देश ही नहीं विदेश की जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनकी रिप्लिकाएँ मैंने बनाई हैं। पीछे आप देख पा रहे हैं INA आर्मी का एक पूरा मॉड्यूल तैयार किया है, जिसको नेताजी सैल्यूट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, नागपुर में जो मूर्ति है उसकी रिप्लिका हमने बनाई है। इंडिया गेट की मूर्ति जो हमने बनाई थी उसकी रिप्लिका हमने बनाई है। तो इस तरह से डिफरेंट रिप्लिकाइज हमने बनाई हैं और वो रिप्लिकाइज आज प्रधानमंत्री जी के समकक्ष हम प्रस्तुत करेंगे, वो देखेंगे। ये आप जो देख रहे हैं क्ले मॉडल, ये मोइरांग जहां पहला ट्राइकलर फ्लैग फहराया गया था नेताजी के द्वारा, उसकी एक प्रतिकृति हमने तैयार की है नेताजी की। उस मिट्टी से, मोइरांग मणिपुर से ये मिट्टी हमने मंगवाई। आपको कितनी खुशी हो रही है, नेताजी के लिए काम करने का मौका मिला है, सौभाग्य मिला है आपको? हम इस एरा में पैदा हुए हैं जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जैसी शख्सियत आज इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को याद करना, उनके लिए काम करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि उनके लिए काम मैं कर पा रहा हूं। सर, किस मटेरियल से इनको बनाया गया है, क्या खासियत है? मैक्सिमम इनमें कुछ स्कल्पचर्स तैयार किए हैं फाइबर ग्लास में, क्योंकि इंस्टेंट स्कल्पचर है, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कुछ स्कल्पचर हमने ब्रॉन्ज में तैयार करते हैं। मेरी स्पेशलिटी ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनाना है, बड़े स्कल्पचर्स बनाना है। मैंने अभी तक 80 से ज़्यादा देशों के 230 शहरों में हमारे राष्ट्र पुरुषों की मूर्तियाँ बनाई हैं। तो ये थे नरेश कुमावत जी जो बता रहे थे किस तरह से उन्होंने यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाएं बनाई हैं और इन्हें बनाकर ये काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि नेताजी को श्रद्धांजलि देने का इन्हें मौका मिला है। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब रुक करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। सरकारी विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर वंचितों को योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया। इस मौके पर सांसद मेनका गांधी ने बताया कि सुल्तानपुर जिले के 926 गांव का भ्रमण कर 6,85,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का सफल प्रयास किया गया है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। सुल्तानपुर के कादीपुर और बिरसिंहपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान सांसद मेनका गांधी ने कहा कि इस यात्रा का सबसे बड़ा असर ऐसे नागरिकों पर पड़ा है जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला था।
जो रह गए थे, जो वंचित रहे अभी तक ये जो लाभार्थी से, उन सब का पूरा हो जाए और बहुत ही अच्छा रहा है। जिला विकास अधिकारी के मुताबिक विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सबसे बड़ा लाभ आयुष्मान भारत योजना के तहत हुआ है। जिले के 427 गांवों में आयुष्मान कार्ड 100% बनाए गए हैं। पेंशन्स के लाभार्थी में लगभग 100% उपलब्धि हासिल कर ली गई है। इसी प्रकार से उज्ज्वला गैस कनेक्शंस जिनके छूटे थे उनको भी हम लोगों ने सेचुरेट करा दिया, और राशन कार्ड, विभिन्न प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जो भी महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, उसमें लगभग हम लोग 100% सेचुरेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। वहीं योजनाओं के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। समूह सखी का काम करते हैं, जो कि हम 10-12 समूह देखते हैं, जिसमें हमें 5 समूह का CCL हो गया है और सब में RF CIF का डिमांड हो गया है। हम घर खर्चा चला लेते हैं इसमें, और अपने हम इस काम से बहुत ज़्यादा ही संपन्न हैं, जिसमें हम और दीदियों का सहयोग लेना चाहेंगे कि इसमें आगे बढ़ें और हम सबका साथ दें। मैं सम्मानित 2000 रुपया जब से मिल रहा है, बरोबर मिलता है। इसका मैं खेती बाड़ी में पूरा इस्तेमाल करता हूँ। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। हम समूह से जुड़ के वो झाड़ू चप्पल का बिजनेस कर रहे हैं। इससे हमारा इनकम, जैसे एक चप्पल के पीछे 60 से 70 रुपए खर्च आता है, वो दुकान पे सेलिंग करते हैं 100 रुपए कम से कम, उसके बचत 30 से 35 रुपए हर चप्पल के पीछे बचता है। हम समूह से जुड़कर उसके बाद में BC सखी के पद पर काम कर रहे हैं। इससे हमें मतलब जितना ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, महीने का इनकम हमारा 4045 रुपये बनता है मंथली। उसके बाद में हम पहले जैसे इस समय हमें बहुत सहयोग मिला है समूह के माध्यम से। कई बार जागरूकता की कमी तो कई बार दूसरी वजहों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव जा रही है। इस दौरान लाभ पाने से वंचित लोगों का रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें मौके पर ही लाभ भी दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और विकसित भारत संकल्प यात्रा आमजन की जिंदगी को आसान बना रही है। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे मिल पा रहा है। वहीं महिलाओं में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर अधिक उत्साह नजर आ रहा है। देखिए राजस्थान के 12 से ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचाने के प्रयास में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। इस कड़ी में 12 शहर में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने आकर केंद्र सरकार की गारंटी का लाभ उठाया। शिविर में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित केंद्र सरकार की 17 योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। वहीं पात्र नागरिकों ने योजनाओं के लाभ के लिए पंजीयन भी करवाया। मेरे को 10,000 रुपये लोन प्रधानमंत्री योजना से मिले हैं। उससे मैं पानी पतासी का काम करता हूँ। वो 10,000 रुपये मैंने चुका दिए हैं। मैं चाय का छोटा मोटा व्यापार करता हूँ, छोटी मोटी दुकान लगाता हूँ। मैंने 10,000 का लोन लिया था, वो मैंने चुका भी दिया। मुझे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत नगर परिषद ने बताया, मैंने फॉर्म भी भरा, उसमें मुझे 10,000 रुपये का लोन मिला है। मैंने उस 10,000 रुपये के लोन से अपने व्यापार किया है, व्यापार कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। महिलाओं को इस योजना के तहत चूल्हे के धुएं से आजादी मिली है, वहीं समय की भी बचत हुई है। उज्ज्वला योजना को लेकर महिलाओं में भी उत्साह नजर आ रहा है। चूल्हे से तो परेशानी आती है, गैस का चूल्हा मिला हुआ बढ़िया, तो बहुत बढ़िया लगता है। वो चूल्हे की रोटी भी टाइम लगती है, वो गैस पर बढ़िया बनती है। विकसित संकल्प यात्रा के तहत मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। पहले मैं चूल्हे में खाना बनाती थी, तो चूल्हे से धुआं निकलता तो उससे आंखों में जलन होती थी और काम मतलब खाना भी समय पे तैयार नहीं हो पाता था। लेकिन जब से अब ये गैस मिला है, सब काम समय पे हो जाता है। पहले हम चूल्हों में खाना बनाते थे, अब गैस में बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, इसलिए बस धुआं में आंखें खराब हो जाती थी। इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर असल मायनों में विकसित भारत के सपने को
पूरा करने की कड़ी में बड़ा कदम है, जहां आम जन को एक ही छत के नीचे केंद्र सरकार की बेहतरीन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। केंद्र सरकार का ये प्रयास आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने में सफल सिद्ध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। देश भर में जोर शोर से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इस यात्रा के तहत बड़ी संख्या में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी सामने आ रहे हैं और इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर विकसित भारत की तस्वीर नजर आएगी। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस वर्ष पूरे देश में लगभग 13,000 विशेष अतिथियों को परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया। इस पहल का उद्देश्य जन भागीदारी के दृष्टिकोण के अनुरूप आम जनजीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। इन विशेष अतिथियों में आम जनजीवन के विभिन्न क्षेत्रों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति और सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं और राष्ट्रीय गोकुल मिशन का सर्वोत्तम उपयोग करने वाले सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह लोग शामिल हैं। बात मिजोरम की, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। आइजोल के लुंगलेई जिले के सेटे गांव में आयोजित हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर चर्चा हुई। लाभार्थियों ने पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे जो तमाम योजनाएं हैं उन ग्रामीणों ने उसमें पंजीकरण करवाया। देश 26 जनवरी को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। और गणतंत्र दिवस पर इस वर्ष परेड का एक आकर्षण होगा अनंत सूत्र, जिसके रूप में भारत के विभिन्न प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों की साड़ियों का शानदार प्रदर्शन दिखाया जाएगा। विभिन्न राज्यों के बुनकरों द्वारा तैयार की गई साड़ियों को दर्शक दीर्घा के पीछे प्रदर्शित किया जाएगा। ये भारत की नारी शक्ति और भारत के लाखों बुनकरों के प्रति पूरे देश का सम्मान होगा। भारत का पारंपरिक परिधान साड़ी न केवल महिलाओं की सुंदरता में चार चांद लगाता है, बल्कि नारी शक्ति का भी प्रतीक है और हमेशा से महिलाओं की पहली पसंद रहा है। और इन्हीं साड़ियों से इस बार गणतंत्र दिवस पर सजेगा कर्तव्य पथ। और कैसे हुई है ये तैयारी, क्या कुछ है इसके पीछे प्लान, आइए जानते हैं। हम लोगों ने 2 महीने के अथक प्रयास के बाद 1870 पैनल्स में जितने भी हमारे देश के विभिन्न प्रांतों और प्रदेशों की साड़ियाँ हैं, वीव्स हैं, एम्ब्रॉयडरीज हैं, ब्रोकेड्स हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया है और उनको दर्शक दीर्घा के पीछे पूरे कर्तव्य पथ पर उसको प्रदर्शित किया जाएगा। अनंत सूत्र कई मायनों में मतलब अनंत है, अगर आप इसे और डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से करें? इसको अगर आप मुझे बोलें डिफाइन करें, ये वो धागा है जो ताना और बाना में डाल के बुनता है और ये हमारे हर एक कम्युनिटी और इमोशन और ट्रेडिशंस को बुनता है। एंड एवरी लाइफ हैज़ 2 ends and how do you bind them together is the body of the sari and it culminates to a pallu which is the country. So the beauty of us is that we come together and we bind together as one country, and that is this 5 yards of inspiration that I call a sari is. हर राज्य की अलग साड़ी है और हर साड़ी की अलग कहानी है। ऐसे में विभिन्न राज्यों से तमाम सारी साड़ियों को चुनना कितना मुश्किल रहा? मुश्किल नहीं बोलूँगी, आनंदमयी बोलूँगी। It was so beautiful an experience and it was an emotional journey. हर वीवर कर्तव्य पथ में है और उनके कोने कोने में गांव में वो अपना चुपचाप शांति से बना रहे हैं ये साड़ियाँ, और इतनी खूबसूरत चीज़ें अगर उनको हम यहाँ दर्शा पाए हैं, सो दैट इज़ अ सल्यूट टू देम। सो इट वाज अ वेरी इमोशनल एंड अ बिफिटिंग ट्रिब्यूट टू दीज पीपल। महिलाओं की पहली पसंद रही है साड़ी, आप खुद महिलाएं हैं और साड़ी पहने हुए हैं। ऐसे में एक जो इमोशनल टच होता है, कनेक्ट होता है साड़ी से, वो पूरे परिवार का होता है। क्या लगता है ये जो पहल है ये बहुत ख़ास है?
ये हमारी एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक अनूठी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक रहेगा। ये अनंत सूत्र इंस्टॉलेशन कर्तव्य पथ पर और 3 किलोमीटर्स का स्ट्रेच ही कवर कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारत में इससे पहले कभी इस तरीके का इंस्टॉलेशन हुआ होगा और ये हमें हमारे युवाओं को भी प्रेरित करेगा कि हम अपने आने वाले समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के ट्रेडिशनल जो हमारी ड्रेसेस हैं और हमारी जो साड़ी है उसको हम एडॉप्ट करें, उसको पहनें और अपनी परंपरा से जुड़े रहें। तो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां आपको एक से बढ़कर एक झांकियां देखने को मिलेंगी, वहीं आपको नारी शक्ति का भी बेजोड़ उदाहरण देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेंगी विभिन्न प्रदेशों की साड़ियां, एक भारत श्रेष्ठ भारत का शानदार उदाहरण। कैमरा पर्सन डी थंगराज के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज़ के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज़ एट 10 में। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात परीक्षा पर चर्चा की। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर देश भर में उत्साह है। शिक्षकों के साथ ही छात्र भी कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। इस कार्यक्रम से देश भर में छात्रों का फायदा हुआ और बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा। आइए देखते हैं दुर्ग से ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों से संवाद करेंगे, जिसे लेकर शिक्षकों और विद्यार्थियों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से प्रभावित होकर शिक्षकों द्वारा भी स्कूली बच्चों में परीक्षा को लेकर होने वाले भय और तनाव को दूर करने की दिशा में काम हो रहा है। दुर्ग में सिरसा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका सपना सोनी भी स्कूली बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के विकास की दिशा में लगातार काम कर रही हैं। 2020 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सपना सोनी भी प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से प्रभावित हैं। उनका कहना है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से स्कूली बच्चों को बड़ा लाभ मिल रहा है, इससे बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ा है। इस साल भी हमारा विद्यालय पूरे तरीके से तैयार है माननीय प्रधानमंत्री जी के इनोवेटिव कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हमारा विद्यालय साथ ही साथ विद्यार्थी स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम प्रधानमंत्री महोदय जी से हम जुड़ेंगे। वहीं स्कूल की प्राचार्य ज्योत्सना गुप्ता ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम शुरू होने के बाद से ही बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी परीक्षा की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम मोदी जी ने आयोजित किया है। बच्चों में परीक्षा का भय एकदम समाप्त हो गया है और वो उसको एक उत्सव की तरह लेते हैं। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। हम सब शिक्षक मिलकर उत्साहपूर्वक उनको तैयारी कराते हैं, भयमुक्त वातावरण निर्मित करते हैं विद्यालय में, उनके आसपास और उनके मन में। विद्यार्थियों ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का उन्हें बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। इससे उन्हें परीक्षा में तैयारी करने में मदद मिलती है। जब से ये आयोजन हुआ है तब से हमारे अंकों में बढ़ोतरी हुई है। हमें साल भर से इंतज़ार रहता है हमारे परीक्षा का। साल भर से हमें परीक्षा के लिए तैयारी की जाती है। हमारे स्कूल में प्रैक्टिकली ज़्यादा एफर्ट्स दिए जाते हैं। परीक्षा पे चर्चा को देखकर हमारे मन में परीक्षा के प्रति जो डर था भय वो कम होने लगा और हम जो परीक्षा को पूरे एंजॉय के साथ अटेंड करते हैं। स्कूल के बाकी शिक्षकों द्वारा बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षित करने के साथ ही उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए भी अलग अलग रचनात्मक कार्य कराए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
और अब बात मौसम से जुड़ी हुई। देश के कई राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर भारत में अभी ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। घने कोहरे के कारण हवाई और रेल यातायात पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 में पिछले साल के समान महीने की तुलना में ज़्यादा माल ढुलाई की है। साथ ही महामारी के बाद एक महीने को छोड़कर इस महीने में सर्वाधिक कमाई की। दिसंबर में 2023 में रेलवे ने माल ढुलाई में 15,098 करोड़ रुपए की कमाई की। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक रेलवे ने सिर्फ मार्च 2023 में इससे ज़्यादा 15,760 करोड़ से ज़्यादा रुपए की कमाई की थी। मूल्य के हिसाब से रेलवे की कमाई बढ़ी है, लेकिन कमाई में वृद्धि सुस्त रही। भारतीय रेल ने दिसंबर 2023 में 13.9 करोड़ टन माल ढुलाई की। ये पिछले साल के समान महीने से 6% अधिक है। 12 महीने का रोलिंग आंकड़ा 155.7 करोड़ टन है। ढुलाई वाली वस्तुओं में करीब आधी हिस्सेदारी कोयले की है। ये दिसंबर 2023 की कुल ढुलाई का 49.6% था। दिसंबर 2022 में हिस्सेदारी 47% से अधिक थी। ढुलाई में दूसरी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी लौह अयस्क की थी, जिसकी कुल ढुलाई में 11.9% की हिस्सेदारी है। तीसरा स्थान सीमेंट का रहा, जिसकी हिस्सेदारी 8.8% रही। रेलवे ने खाद्यान्न की ढुलाई जो है उसमें कम देखी गई। दिसंबर 2022 में इसकी हिस्सेदारी 4.8% थी। दिसंबर 2023 में घटकर 3.1% रह गई। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2022-23 के प्रत्यक्ष करों के संग्रह और संचालन से संबंधित प्रमुख आंकड़े जारी किए। सीबीडीटी ने समेकित टाइम सीरीज डेटा जारी किया, जिससे ये पता लगा कि पिछले 10 वर्षों में आईटीआर भरने वालों की संख्या में दोगुने से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा दर्ज किया गया। देखिए रिपोर्ट। देश में एक तरफ जहां मध्यम वर्ग आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा है, तो वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के आंकड़े ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में साल दर साल तेजी देखने को मिल रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों में ये बात सामने निकल कर आई है। सीबीडीटी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में आईटीआर भरने वालों की संख्या दोगुना से भी ज्यादा हो गई है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में 2013-14 के मुकाबले करीब 104.91% आईटीआर अधिक दाखिल किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में दाखिल हुए आईटीआर की कुल संख्या 7.78 करोड़ रही, जबकि 2013-14 में दाखिल हुए आईटीआर की संख्या 3.8 करोड़ रही थी। वहीं पिछले 10 वर्षों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 160.52% बढ़कर 16,63,686 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 6,38,596 करोड़ रुपए था। सरकार ने 2023-24 में प्रत्यक्ष कर से 18.23 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह पिछले वित्त वर्ष में जुटाए गए 16.61 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 9.75% अधिक है। सीबीडीटी के आंकड़ों के अनुसार सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 2022-23 में 173.31% बढ़कर 19,72,248 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 7,21,604 करोड़ रुपए था। प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2013-14 की 5.62% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 6.11% रहा। वहीं कर संग्रह की लागत वित्त वर्ष 2013-14 में कुल संग्रह के 0.57% से घटकर वित्त वर्ष 2022-23 में कुल संग्रह का 0.51% रही। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश कैसे विकसित बनने की राह पर अग्रसर है। साथ ही विश्व में तेजी से उभरती भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूती के साथ जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उद्योग संगठन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की सराहना की है। पीएचडीसीसीआई ने अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जताई कि वर्ष 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। देश 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2024-25 में देश की अर्थव्यवस्था $4,000 अरब के पार हो जाने की उम्मीद है। वहीं 2026-27 तक इसके बढ़कर $5,000 अरब होने का अनुमान है।
रुक करते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। दक्षिण कोरिया ने एक बार फिर दावा किया कि उत्तर कोरिया ने अपने पश्चिमी तट से समुद्र की ओर आज कई क्रूज मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने दावा करते हुए अपने बयान में कहा कि दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी खुफिया एजेंसी उत्तर कोरिया द्वारा दागी गई इन मिसाइल्स पर विश्लेषण कर रही है। और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया की हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। उत्तर कोरिया द्वारा किए गए हथियारों के परीक्षण के जवाब में दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सेनाओं द्वारा तेज किए गए सैन्य युद्ध अभ्यास के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। तुर्की की संसद ने स्वीडन के नाटो सदस्यता को मंजूरी दी। इससे स्वीडन का नाटो में शामिल होने का रास्ता लगभग साफ हो गया। तुर्की की संसद में 346 सदस्यों में से 287 ने स्वीडन को नाटो में शामिल करने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 55 सांसदों ने इसका विरोध किया। स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम ने तुर्की का आभार जताया। वर्ष 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने पश्चिमी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया। इस पर तुर्की ने स्वीडन पर कुछ आतंकी समूहों का संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए उसके प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, लेकिन पिछले महीने तुर्की की संसदीय समिति ने स्वीडन के आवेदन को मंजूरी दे दी थी। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने तुर्की के कदम का स्वागत किया और कहा कि वे हंगरी से भी उम्मीद करते हैं कि वे जल्द से जल्द अपनी मंजूरी दे दे। भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। प्रतियोगिता के पुरुष युगल के रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रोहन एबडेन की जोड़ी ने अर्जेंटीना की जोड़ी को 6-4, 7-6 के अंतर से हराया। AFC एशियन कप में भारतीय फुटबॉल टीम को सीरिया के हाथों 0-1 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मैच में एकमात्र गोल सीरिया की ओर से उमर खरीबिन ने किया। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय टीम को एक भी सफलता नहीं मिली। इस हार के साथ ही भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई। भारतीय टीम का एक ग्रुप में तीसरा और आखिरी मुकाबला था। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली चंडीगढ़ की सपना का कहना है कि खेलो इंडिया की ओर से मिल रही स्कॉलरशिप से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। 12 साल की उम्र से जूडो खेल रही सपना एक बेहद सामान्य से परिवार से आती हैं। सपना का एक ही सपना है कि वो देश के लिए पदक जीते। सपना से बात की हमारी संवाददाता दीपिका महतो ने। आइए आपको सुनवाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण में काफ़ी नए सितारे उभर के आ रहे हैं। उनमें से एक सितारा है सपना, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत कर रही हैं। सपना, आप फ़िलहाल 17 साल की हैं। खेलो इंडिया में आप अपना दूसरा गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक लेकर आई हैं। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा दूसरी बार खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल आया है। उसकी जो स्कॉलरशिप मिलती है महीने की, 1 महीने की 10,000 रुपये होती है स्कॉलरशिप। पहले खेलो इंडिया की तो मेरी शुरू हो गई है, अब सेकंड वाले की भी शुरू हो जाए। उससे स्कॉलरशिप की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। जैसे कि बाहर का टूर लगे तो उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, 2 लाख ऐसे 3 लाख लगते हैं, अपने लगाने पड़ जाते हैं। तो उसकी वजह से तो मुझे हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। किस एज में, किस उम्र में आपने शुरू की थी ट्रेनिंग? मैंने खेलो इंडिया जूडो मैंने स्टार्ट करा था जब मैं 12 साल की थी। तब मैं सब जूनियर थी और मैं 7th क्लास में पढ़ती थी शायद। और जूडो मैंने स्टार्ट करी थी जब मेरे दोस्त स्पोर्ट्स खेलते थे, तो मुझे जूडो के बारे में नहीं पता था। कोई मेडल लेकर आता था मेरे सामने वाला बच्चा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो मेडल लेकर आ रहा है। बड़ी खुशी मिलती थी मेरे को भी मन था कि मैं भी जाऊँ किसी स्पोर्ट्स में। तो मैंने सबसे पहले योगा खेला था, उसमें मैंने खेला था इंटर स्कूल। उसमें मेरा कोई मेडल नहीं आया था। फिर कुछ महीनों बाद मेरे एक दोस्त जूडो करता था, तो उसने मुझे बोला कि जूडो कर ले, इसमें आ जा। तो फिर मैं उसके साथ, वो मुझे ले गया। सपना, घर वालों का कैसे सपोर्ट रहा? आपके घर वाले क्या करते? घर वालों को तो पता ही नहीं है जूडो क्या होती है। घर वाले बस वो सपोर्टिव है, मतलब मना नहीं करते कि हाँ तू जूडो मत करिए। उनको कोई मतलब नहीं है, अपनी मर्ज़ी से मैं करती हूँ, आती हूँ जाती हूँ बस। बाकी सपोर्टिव तो है, सपोर्ट तो करते हैं इतना। तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ है, पापा वेल्डिंग का काम करते हैं बस। तो आपको पापा वेल्डिंग का काम करते हैं, लेकिन जब आपके जूडो के सपने बुनना शुरू हुए तो आपने अपनी प्रैक्टिस को कैसे आगे कंटिन्यू करा? क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए होता है, काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको अपना अटायर, अपने कपड़े चाहिए होते हैं, वो सब आप कैसे मैनेज करते थे? वो सब तो कपड़े का तो ज़्यादा शौक नहीं है मुझे। और बाकी जो स्पोर्ट्स में पैसों की ज़रूरत पड़ी है तो वो वेग सर ने दिया है मुझे। कभी भी ज़रूरत पड़ी है तो वेग ठाकुर सर ने किया हैगा। और फैमिली पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालने दिया कभी सर ने।
बाकी डाइट की बात करें, डाइट हमेशा सर ने घर की डाइट बताई है, जैसे भिगोए हुए चने, ये सब अंडे और पनीर, ये सब सर ने हमेशा लाने के लिए बोला, हम वही लेकर आते हैं। सपना, आपकी नेक्स्ट गोल्स क्या हैं? नेक्स्ट गोल तो एक ही है, इंडिया के लिए मेडल लाना बस। जब आप अपना पहला मेडल लेकर आए थे और अपने मम्मी पापा को दिया था, उन्हें कैसा लगा देखकर? फैमिली तो खुश होती है जब उनका बच्चा मेडल लेकर आता है, और मेरे कोच भी बहुत खुश हुए थे कि मेरा मेडल आया था गोल्ड। और आप अपने कोच जिन्होंने आपकी मदद करी है, वेद ठाकुर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? विवेक ठाकुर के सर के लिए तो मैं बोलूँगी, उनके जैसा कोई कोच मुझे आज तक मिला ही नहीं है, और मैं उनको छोड़ के ही जाना भी नहीं चाहती हूँ कहीं। तो ये आपने सुना सपना को। चंडीगढ़ से हैं सपना, 17 साल की हैं, खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल ऑलरेडी ला चुकी हैं, लेकिन वो मेडल केवल गोल्ड को ही मानती हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज को कहती हैं कि शायद वो हार गई। हालांकि पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खेलों में भाग लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारी यही दुआएं हैं सपना के साथ और यहाँ खेलने वाले सारे खिलाड़ियों के साथ कि वो इसी तरीके से आगे बहुत अच्छा करते रहे और खेलो इंडिया से रोज़ नई चीज़ें भी सीखते रहें। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़, चेन्नई। और खेलों ने यूथ गेम्स की महिला कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता हरियाणा की टीम का सपना है देश के लिए मेडल जीतने का। डीडी न्यूज़ संवाददाता दीपिका से बात करते हुए टीम के खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता में वो स्वर्ण पदक जीतेंगे। जय श्री राम। आज राम प्रतिष्ठान के दिन आप लोगों ने, हरियाणा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है तमिलनाडु को हरा के। कैसा लग रहा है, कितना मुश्किल था गेम? हमें बहुत अच्छा लग रहा है मैम, हमने पहले ही किया था कि हमें गोल्ड आएगा, हमें पूरा कॉन्फिडेंस था हमारी टीम पे गोल्ड के लिए। और महिला खिलाड़ी होने के नाते आपने पहले भी अपना बताया था कि गोल्ड जीत कर ही जाएंगे यहाँ से, और फिलहाल गोल्ड भी जीत लिया है। अब आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे अब गोल्ड ले लिया है तो मैम आगे और अच्छा खेलेंगे, जूनियर में भी अपना बेस्ट करेंगे और जूनियर में भी हम गोल्ड लेके आएंगे। जैसे खेलो इंडिया में पूरी टीम ने बेस्ट किया, गोल्ड लेके आई, ऐसे ही आगे हरियाणा टीम गोल्ड लेके आएगी। महिलाएं खेलो इंडिया में अपना दमखम पूरा दिखा रही है। वीरा मंगाई से आप लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और यहाँ पर आपने जैसे ही आप लोग जीते, आप लोगों ने वीरा मंगाई के साथ फोटोएं भी खिंचाई। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? महिला की कबड्डी टीम गोल्ड लेकर आई है। मैम हमारी टीम ने अच्छा किया और गोल्ड लिया। मैं बाकी गर्ल्स को ये कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क करो और अपने गेम में इम्प्रूव करो, हमें अपने देश के लिए भी खेलना, आगे मेडल लाना है। तो ये देखा आपने कबड्डी महिला टीम को जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और वो देश के लिए आगे भी बहुत अच्छा करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ दीपिका, चेन्नई, डीडी न्यूज़। फिलहाल न्यूज़ 18 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।